तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है मॉर्बस। दोस्तों मॉर्बस का मतलब होता है रोग या फिर बीमारी, यानी कि किसी भी तरीके का डिजीज, यानी कि किसी भी तरीके की बीमारी या फिर किसी भी तरीके का रोग। तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉर्बस इस वर्ड का यूज करते हैं। यानी कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मॉर्बस वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, किसी रोग को, किसी बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि मॉर्बस यानी क्या होता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिजीज, सिकनेस या फिर एलमेंट। दोस्तों डिजीज का मतलब आपको पता है, डिजीज का मतलब होता है रोग या फिर बीमारी। सिकनेस का भी मतलब होता है बीमार होना, बीमारी होना, तो उसे भी हम चाहे वो सिकनेस कहते हैं। एलमेंट का मतलब होता है कोई कष्ट होना, कोई पीड़ा होना, कोई बीमारी होना, यानी कि ये तीनों कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है। अगर आपको दिखाना है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कष्ट में है, पीड़ा में है, तो उसके लिए भी आप जो है वो एलिमेंट का यूज कर सकते हो। या फिर अगर कोई व्यक्ति जो है वो बीमार है, किसी बीमारी से ग्रसित है, किसी रोग से ग्रसित है, तो उस रोग को, उस बीमारी को हम जो है वो एलिमेंट कह सकते हैं। तो दोस्तों ये तो है हमारे सारे सिनोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम इसका है हेल्थ, वेलनेस या फिर फिटनेस। दोस्तों हेल्थ का मतलब होता है स्वस्थ होना, बिल्कुल अच्छे खासे स्वास्थ्य में होना, अच्छी खासी कंडीशन में होना, तो उसे हम कहते हैं हेल्थ। वेलनेस का मतलब होता है ठीक होना। और फिटनेस का मतलब होता है तंदुरुस्ती होना, बिल्कुल मतलब कि एकदम फिट होना, तरोताज़ा होना, बिल्कुल स्वस्थ होना, यानी कि अच्छी हेल्थ होना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं हेल्थ, वेलनेस या फिर फिटनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डॉक्टर स्टडीड द मॉर्बस। यानी कि डॉक्टर ने क्या किया कि मॉर्बस यानी कि रोग या फिर बीमारी की स्टडी की, यानी कि उसे जो है वो अच्छे से जांचा, उसे जो है वो परखा, उसे समझा। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि मॉर्बस यानी क्या होता है और किस तरीके से हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनकंसिस्टेंसी। दोस्तों इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है अस्थिरता, चंचलता, यानी कि जो एक जगह पर नहीं टिक पाता, ऐसा कुछ। दोस्तों ये जो वर्ड है वो मतलब कि लिटरल मीनिंग के साथ भी यूज हो सकता है, यानी कि अगर कोई चीज अस्थिर है, यानी कि बार बार फिकल करती है, यानी कि चंचल है, जो एक जगह टिक नहीं पाती, तो उसके लिए आप तो इनकंसिस्टेंसी का यूज कर ही सकते हो। बल्कि अगर किसी का नेचर अस्थिर है, नेचर अस्थिर है यानी कि जिसका ईमान अस्थिर है, यानी कि जिसका ईमान अच्छा नहीं है, जो लॉयल नहीं है बेसिकली, तो ऐसे इंसान को भी हम जो है वो इनकंसिस्टेंसी के रूप में मतलब कि देख सकते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि किसी का नेचर अच्छा नहीं है, अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है वो मतलब कि किसी से पैसे उधार ले लेता है और वो वापस उसे नहीं, जो मतलब कि वापस उसे जो है वो टाइम पर नहीं देता है, तो एक प्रकार से उसकी इनकंसिस्टेंसी है। यानी कि वो अपने, यानी कि अपने जो मतलब कि वादे हैं या फिर उसने जो भी कुछ बोला है सामने वाले व्यक्ति को, उस पर वो स्थिर नहीं है, यानी कि उस पर जो है वो टिक नहीं पाता, यानी कि एक जगह पर वो टिक नहीं पाता, अपने वचनों पर नहीं टिक पाता, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम जो है वो इनकंसिस्टेंसी के रूप में मतलब कि देख सकते हैं, या फिर उसके लिए भी हम जो है वो इनकंसिस्टेंसी इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। बाकी अगर कोई लिटरली कोई चीज अगर अस्थिर है या फिर चंचल है, तो उसके लिए तो ये वर्ड यूज होता ही है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फिकलनेस, इंस्टेबिलिटी या फिर अनरिलायबिलिटी। दोस्तों फिकलनेस या फिर इंस्टेबिलिटी का तो मतलब आपको पता है, फिकलनेस का मतलब होता है चंचल होना, यानी कि जो यहाँ वहाँ जाते रहता है या फिर जो मतलब कि एक जगह पर टिक नहीं पाता। इंस्टेबिलिटी का भी मतलब होता है कि अस्थिर होना, जो मतलब कि स्थिर नहीं है, कोई चीज एक जगह पर टिक नहीं पाती है। वही अनरिलायबिलिटी का मतलब होता है जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते बेसिकली, यानी कि जो भरोसेमंद नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को या फिर ऐसी किसी चीज को हम कहते हैं अनरिलायबिलिटी, यानी कि जिस पर हम जो है वो मतलब कि आश्रित नहीं हो सकते, जिस पर रिलायबल नहीं हो सकते, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से आप इन तीनों सिनोनिम्स का मतलब समझ पाओगे। एंटोनिम इसका होता है कॉन्स्टेंसी, स्टेबिलिटी या फिर लॉयल्टी।
दोस्तों कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है मतलब कि स्थिर होना, स्टेबिलिटी का भी मतलब होता है स्थिर होना, एक जगह पर टिके होना। वही जो हमारी लॉयल्टी है, लॉयल्टी का मतलब आपको पता है वफादार होना, ईमानदार होना, जिसका ईमान पक्का होता है, जो अपने शब्दों का पक्का होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं लॉयल्टी, क्योंकि हमने एक तरफ ये भी पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने वचनों का, अपने यानी कि अपनी जो उसकी बातों का अगर कोई पक्का नहीं है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, इनकॉन्स्टेंसी इस वर्ड के रूप में हम देखते हैं उसे। तो उसी का हमारा जो अपोजिट है वो क्या होगा, लॉयल्टी होगा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर वफादार है, ईमानदार है, तो उसे हम जो है वो लॉयल्टी, यानी कि ये जो है वो मतलब कि नाउन उसे रेफर कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, हिज इनकंसिस्टेंसी मेड हर लॉस ट्रस्ट। यानी कि उसने क्या हुआ कि उसकी जो इनकंसिस्टेंसी है, यानी कि उसकी जो मतलब कि उस पे जो मतलब कि उसने जो भी बातें कही है, या फिर जो ऐसा कोई काम किया है उसने कि जिस पे वो स्थिर नहीं रहा, यानी कि उसका जब टाइम आया, जब उसको मतलब कि कोई रिफंड करना था, रिटर्न करना था, कोई चीज़ हो सकती है, कोई भी मैटर हो सकता है, जब उसकी बारी आई तो उस चीज़ पर वो स्थिर नहीं रहा, यानी कि वो यानी कि अस्थिर था, इनकंसिस्टेंसी था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका भरोसा टूट गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मतलब कि इनकंसिस्टेंसी का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है क्लैम्बर। दोस्तों क्लैम्बर का मतलब होता है चढ़ना, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल और मेहनत से। यानी कि जब आप किसी चीज़ पर चढ़ते हो, यानी कि कहीं पर आप अगर चढ़ रहे हो लेकिन आपको उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है, यानी कि डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे चढ़ने को, यानी कि ऐसे चढ़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लैम्बर करना हम उसे कहते हैं। यानी कि ध्यान रखना है कि क्लैम्बर मतलब होता है चढ़ना, लेकिन किस तरीके से, तो बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, यानी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाकर, तो उसे हम कहते हैं क्लैम्बर करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्क्रैम्बल, स्केल या फिर माउंट। दोस्तों स्क्रैम्बल का भी मतलब होता है चढ़ना, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाकर, बहुत ज़्यादा मेहनत से चढ़ना। स्केल या फिर माउंट का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है चढ़ना, लेकिन ये जो स्केल वर्ड है ना, ये हमारा जो वर्ड है वो मतलब कि किसी चीज़ को मापने के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ हो सकता है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को मेज़र करते हो, स्केल करना उसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्क्रैम्बल, स्केल या फिर माउंट का एक ही मतलब है कि चढ़ना बेसिकली। लेकिन किस तरीके से, तो बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल के, या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलों से चढ़ना। तो उसे हम कहते हैं स्क्रैम्बल, स्केल या फिर माउंट। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम इसका है डिसेंड, फॉल या फिर स्लिप। डिसेंड का मतलब होता है किसी चीज़ में गिरावट आना, बेसिकली कोई चीज़ जो है वो नीचे की ओर जाना। मतलब कि एक होता है कि किसी चीज़ में इंक्रीमेंट होना, कोई चीज़ बढ़ना, और दूसरा होता है डिसेंड होना। डिसेंड होना यानी कि फॉल होना, कोई चीज़ मतलब कि नीचे की तरफ आना, किसी चीज़ में गिरावट होना। वही जो हमारा फॉल है, फॉल का मतलब तो होता है गिरना, स्लिप का मतलब होता है फिसल जाना। तो यहाँ जहाँ पर हमने देखा था कि एक तरफ बात हो रही थी चढ़ने की, यानी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाकर, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से चढ़ा जा रहा था, वही हमारा एंटोनिम क्या है कि कोई जो है वो मतलब कि नीचे आ रहा है, कोई गिर रहा है, या फिर कोई जो है वो फिसल रहा है, यानी कि स्लिप हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है वो इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स भी अच्छे से समझ पाओगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द किड्स क्लैम्बर अप द ट्री। यानी कि जो बच्चे हैं उन्होंने जो है वो मतलब कि पेड़ पर चढ़ाई की, लेकिन पेड़ पर वो कैसे चढ़े, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाकर, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उस पेड़ पर चढ़ने के लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो क्लैम्बर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मिनाशियस। दोस्तों मिनाशियस का मतलब होता है डराने वाला, धमकी देने वाला, डरावना, बहुत ही ज़्यादा भयावह या फिर भयानक जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि जो आपको डराए, ऐसी कोई चीज़ या फिर ऐसा कोई कुछ भी हो सकता है जो आपको डरा दे बेसिकली, या फिर आपको जिसमें से मतलब कि ऐसा लगे कि कोई आपको धमकी दे रहा है। यानी कि वो लुक हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ हमें डरा रही है, या फिर ये चीज़ हमें धमकी दे रही है, या फिर ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि भयानक है, खतरनाक है, भयावह है, डरावनी है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? ऐसी डराने वाली या फिर डरावनी चीज़ों को कहा जाता है मिनाशियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है थ्रेटनिंग, मेनासिंग या फिर इंटिमिडेटिंग। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है डराना या फिर डरावनी कोई चीज़, यानी कि डराने लायक कोई चीज़, या फिर डराने वाली कोई चीज़, धमकी देने वाली कोई चीज़। यानी कि थ्रेटनिंग का क्या मतलब होता है, डराने वाली, यानी कि डरावनी कोई चीज़। मेनासिंग का भी मतलब होता है डरावनी, और इंटिमिडेटिंग का भी मतलब होता है कोई डरावना या फिर कोई डरावनी चीज़। एंटोनिम इसका है फ्रेंडली, हार्मलेस या फिर जेंटल।
दोस्तों फ्रेंडली का मतलब होता है जो मिलनसार है, यानी कि जो घुल मिल के कोई मतलब कि घुल मिल के रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, मतलब कि जो फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा, यानी कि मैत्रीपूर्ण है या फिर मिलनसार है। हार्मलेस का मतलब होता है जो चीज़ हमारे लिए हानिकारक नहीं है, जो चीज़ हमारे लिए बुरी नहीं है, यानी कि जिससे हमें खतरा नहीं है बेसिकली, जिससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। जेंटल का मतलब है जो चीज़ बहुत ज़्यादा सौम्य है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है तो सौम्य है, जेंटल है तो उसे हम जेंटल कहते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ही गेव मी अ मिनाशियस लुक, यानी कि उसने जो है वो मुझे बहुत ही डरावना, यानी कि बहुत ही डराने वाला और धमकी भरा लुक दिया। यानी कि उसने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो कि वो मुझे धमकी दे रहा हो या फिर डराने की कोशिश कर रहा हो। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि मिनाशियस यानी क्या होता है, किस तरीके से इस वर्ड का हम अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सिन्युअस। दोस्तों सिन्युअस का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा या फिर घुमावदार, यानी कि ऐसी कोई चीज हो सकती है, मतलब कि कोई भी चीज जो टेढ़ी मेढ़ी है, जिसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, और जो घुमावदार है, यानी कि बिल्कुल सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो उसे हम सिन्युअस कहते हैं। दोस्तों ये जो वर्ड है, कोई अगर चीज लिटरली भी अगर मतलब कि घुमावदार है, यानी कि कोई चीज दिखने में मतलब कि जो लिटरली हमें दिखती है कि ये चीज घुमावदार है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी है, तो उसके लिए भी आप जो है वो सीनियर्स का यूज़ कर सकते हो। या फिर ये जो वर्ड है, अगर हम इसका फिगरेटिव मीनिंग देखना चाहें, तो सीनियर्स का ये भी मतलब होता है कि टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ होना, यानी कि समझने में टेढ़ी-मेढ़ी कोई चीज़ होना, यानी कि कन्फ्यूज़ करने वाली चीज़ होना। तो उसके लिए भी जो है वो कभी-कभार ये वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सीनियर्स का मतलब होता है टेढ़ा-मेढ़ा या फिर घुमावदार। इस वर्ड का हम लिटरल और फिगरेटिव दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वाइंडिंग, कर्वी या फिर ट्विस्टिंग। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि कोई चीज घुमावदार, जो चीज टेढ़ी मेढ़ी है, वाइंडिंग यानी कि कोई चीज मुड़ी हुई है, कर्वी यानी कि कोई चीज मतलब कि थोड़ी सी मतलब कि स्लाइटली मुड़ी हुई है या फिर कर्वी है। कर्व आपको पता होगा कर्व कैसा होता है, तो उस तरीके की अगर उस शेप में कोई चीज है तो उसे हम कहते हैं कर्वी, यानी कि बेसिकली घुमावदार होना। उस तरीके से आप समझ पाओगे। ट्विस्टिंग का भी मतलब होता है कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी होना, बहुत ज्यादा टर्न्स होना, ट्विस्ट होना, तो उसे हम कहते हैं ट्विस्टिंग। एंटोनिम इसका है स्ट्रेट, डायरेक्ट या फिर लीनियर। दोस्तों स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, डायरेक्ट का भी मतलब होता है सीधा, और लीनियर का भी मतलब होता है जो एक कतार में है कोई चीज, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर। लीनियर यानी कि लाइन में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना, तो उसे कहा जाता है स्ट्रेट, डायरेक्ट या फिर लीनियर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रोड वॉज लॉन्ग एंड सीन्यूअस, यानी कि जो रोड थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, साथ ही साथ घुमावदार थी, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी थी, यानी कि हर तरफ जो है वो बहुत सारे टर्न्स उसमें थे, यानी कि बहुत सारे जो है वो मतलब कि टर्न्स हमें देखने मिले। साथ ही साथ वो रोड बहुत ज़्यादा घुमावदार भी थी और लंबी भी थी। तो इस तरीके से हम जो है वो सीन्यूअस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है? तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिबस। दोस्तों रिबस का मतलब होता है चित्र पहेली, यानी कि जिसमें पिक्चर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं और लेटर्स होते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास अक्सर ऐसे पजल्स बहुत सारे होते हैं जिसमें पिक्चर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे उनके पास टूटे-फूटे ब्लॉक्स होते हैं जिनको अगर वो जोड़कर बनाए तो एक कोई पिक्चर बनती है। या फिर अगर बहुत सारे सिंबलिक जो है वो ब्लॉक्स होते हैं, या फिर जो लेटर्स है, लेटर्स वाले ब्लॉक्स भी आपने देखे होंगे कि वो लेटर्स जो ब्लॉक्स होते हैं उनसे मिलकर जो है वो कोई वर्ड बना सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं। उसमें सारे जो है वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो इस तरीके के जो है वो बहुत सारे पज़ल्स होते हैं। बेसिकली जो चित्र पहेली यहाँ पर क्या बताया गया है, जो चित्र पहेली यानी कि जो ऐसी पहेली, ऐसी पज़ल्स जिसमें जो है वो पिक्चर्स होती है, यानी कि जिसमें विज़ुअलाइज़ेशन होता है, जिसमें हमें दिखता है। तो ऐसी पहेलियों को हम क्या कहते हैं, ऐसी पहेलियों को हम रिबस कहते हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी कई पहेलियाँ होती हैं, जैसे कि जो मतलब कि हम बोलकर भी सुलझाते हैं कोई-कोई पहेलियाँ, यानी कि कोई जो है वो सवाल टाइप रिडल्स होती है, तो उसे भी हम जो है वो पहेली कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये रिबस किस तरीके की पहेली है, तो ये चित्र पहेली है, यानी कि विजुअल पहेली है, जहाँ पर हमें जो है वो पिक्चर्स, लेटर्स या फिर सिंबल्स दिखते हैं। और उस तरीके से उसे जो है वो मतलब कि उस रिडल को कंप्लीट किया जाता है, तो उसे हम कहेंगे रिबस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है पजल, रिडल या फिर एनिग्मा। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है पहेली होना, पजल होना, यानी कि कोई ना कोई मतलब कि गुत्थी जिसे हम कह सकते हैं, पहेली कहते हैं उसे हम, तो उसे हम कहेंगे पजल, रिडल या फिर एनिग्मा। एंटोनिम इसका है क्लैरिटी, एक्सप्लेनेशन या फिर सिंप्लिसिटी।
क्लैरिटी का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल स्पष्ट होना। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन होना, यानी कि किसी चीज़ का मतलब कि आपके पास वर्णन होना। कोई चीज़ मतलब कि उसे सिंपल बनाने के लिए आप एक्सप्लेन करते हो, उसे मतलब कि बिल्कुल क्लियर कर देते हो उसे। तो उसे हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन, यानी कि आप उसका वर्णन दे रहे हो उसे और भी ज़्यादा ईज़ी और सिंपल बनाने के लिए। देन है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल साधारण होना, कोई चीज़ बिल्कुल नॉर्मल होना, उसमें किसी भी तरीके का पज़ल ना होना, किसी भी तरीके की रिडल या फिर पहेली ना होना। तो उसे हम कहते हैं क्लैरिटी, एक्सप्लेनेशन या फिर सिंप्लिसिटी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द चाइल्ड सॉल्व द रिबस क्विकली, यानी कि जो बच्चा है उसने क्या किया कि बहुत ही जल्दी से उसने जो है वो रिडल को, यानी कि उस चित्र पहेली को, यानी कि उस रिबस को सॉल्व कर दिया। यानी कि उसके पास ऐसी पहेली थी, ऐसे रिडल्स थे उसके पास या फिर ऐसे पजल्स थे उसके पास जिसमें जो है वो पिक्चर्स का यूज हो रहा था, यानी कि उसमें जो है वो उसे पिक्चर्स के अलग अलग ब्लॉक्स जो है वो एक साथ लाकर कोई पिक्चर बनानी थी। तो इस तरीके से उस बच्चे ने क्या किया कि उसे जल्दी से सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो रिवर्स इस वर्ड को समझ सकते हो और इसका अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेक्रेपिट्यूड। दोस्तों डेक्रेपिट्यूड का मतलब होता है जर्जरता या फिर कमजोरी, यानी कि ऐसी कोई चीज जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, यानी कि छिन्न भिन्न हो चुकी है, तो ऐसी चीज को हम डेक्रेपिट्यूड कहते हैं। बेसिकली ध्यान रखिएगा कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन अगर कोई चीज मतलब कि उम्र के साथ कमजोर हो गई है, यानी कि उसकी जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत समय से वो मतलब कि एग्जिस्टेंस में है या फिर बहुत ज्यादा उसे समय हो गया है, तो क्या होता है कि वो चीज़ जो है वो टाइम के साथ पुरानी हो जाने पर जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। ये जो वर्ड है डेक्रेपिट्यूड, ये आप किसी व्यक्ति के लिए भी यूज़ कर सकते हो जो बूढ़ा हो चुका है, बुढ़ापे के साथ कमज़ोर हो चुका है फिज़िकली और मेंटली, तो उसे बताने के लिए आप जो है वो डेक्रेपिट्यूड का यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, तो उसे बताने के लिए भी आप जो है वो डेक्रेपिट्यूड यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर कोई चीज़ जो मतलब कि जैसे कि कोई चीज़ अगर पुरानी हो चुकी है बहुत ही और वो कमज़ोर है, यानी कि वो कभी भी टूट सकती है, उसे अगर जेंटली हैंडल नहीं किया गया तो तब भी अगर आप कोई देखते हो कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़र्ज़र हो चुकी है, वीक हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, तो उसके लिए भी आप जो है वो डेक्रेपिट्यूड यूज़ कर सकते हो। यानी कि ध्यान रखना है कि डेक्रेपिट्यूड ये वर्ड जो है वो आप किसी व्यक्ति के लिए भी यूज़ कर सकते हो और किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि आप उसमें बताना क्या चाहते हो। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फ्रेलिटी, वीकनेस या फिर फीबलनेस। दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड है फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक होना। फ्रेल का मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मान लो कि कोई चीज़ ऐसी है जिसे आप अगर मतलब कि थोड़ा-सा बेंड करो तो वो इतनी ज़्यादा मतलब कि ये होती है कि वो टूट ही जाती है बिल्कुल। मतलब कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो मुड़ती नहीं है बिल्कुल भी। तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेल कहते हैं उसे हम। यानी कि कोई चीज़ अगर आप हाथ भी लगाओगे तो उसमें बिल्कुल भी जान ना होना, वो टूट ही जाएगी। तो उसे हम कहते हैं फ्रेलिटी, यानी कि उतनी ज़्यादा नाज़ुकता होना किसी चीज़ में। वीकनेस मतलब आपको पता है कमज़ोरी होना। फीबलनेस का भी मतलब होता है सेम, मतलब कि कमजोरी होना, बहुत ज्यादा कोई नाजुक चीज होना, यानी कि बहुत ही ज्यादा कमजोर होना कोई चीज, उसे हम कहते हैं फीबलनेस। एंटोनिम इसका है स्ट्रेंथ, वाइटलिटी या फिर रॉबस्टनेस। स्ट्रेंथ का मतलब आपको पता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, कोई चीज बिल्कुल स्ट्रांग होना। वाइटलिटी का मतलब होता है, वाइटलिटी का भी सेम मतलब होता है, वाइटलिटी का भी मतलब होता है मतलब कि कोई चीज बहुत ज्यादा मजबूत होना, बिल्कुल स्ट्रांग होना। वही जो रॉबस्टनेस ये है, रॉबस्टनेस का मतलब होता है कोई चीज रफ टफ होना। रफ टफ होना यानी कि ऑब्वियसली स्ट्रांग होना, बिल्कुल अच्छे खासी कंडीशन में होना। तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ, वाइटलिटी या फिर रॉबस्टनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ओल्ड हाउस शोड साइंस ऑफ डेक्रेपिट्यूड, यानी कि जो पुराना घर है उसमें जो है वो मतलब कि बिल्कुल जर्जरता और कमजोरी के लक्षण दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो घर जो है वो मतलब कि बहुत समय से था एग्जिस्टेंस में। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा पुराना हो गया और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया। और अब उसमें ऐसे लक्षण दिखने लगे हैं कि वो बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुका है, कभी भी गिर सकता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डेक्रेपिट्यूड यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिसएम्बडी। दोस्तों डिसएम्बडी का मतलब होता है शरीर से अलग करना, यानी कि आत्मा को शरीर से अलग करना या फिर किसी चीज को
फिजिकल फॉर्म से अलग करना। यानी कि जो वर्ड है डिसएम्बडी का मतलब क्या होता है, एम्बडी का मतलब होता है मान लीजिए कि कोई शरीर है, बिल्कुल जो है वो कोई जीती जागती बॉडी है फिजिकल फॉर्म में। वही हमने क्या उसमें ऐड किया है, डिस ऐड कर दिया है। डिस यानी कि उस बॉडी से कोई चीज़ निकाल लेना, कोई चीज़ अलग कर देना। बेसिकली ये जो है वर्ड क्या होता है कि इसका मतलब होता है बेसिकली हमारी जो स्पिरिट होती है, हमारी जो सोल होती है, वो बॉडी से निकल जाना बेसिकली। यानी कि ये जो वर्ड है वो इनडायरेक्टली डेथ को रिप्रेजेंट करता है, या फिर किसी मतलब कि ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर हमारी जो फिजिकल फॉर्म है, यानी कि फिजिकल फॉर्म है यानी कि हमारी जो जीती जागती बॉडी है, जो जीवंत हमारी बॉडी है, लिविंग बॉडी है, उसमें से कोई चीज़ अलग हो जाना। या फिर हमारी बॉडी भी नहीं तो और किसी की बॉडी हो सकती है, कोई भी मतलब कि जानवर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी कोई फिजिकल फॉर्म होना चाहिए। फिजिकल फॉर्म होना चाहिए यानी कि कोई लिविंग चीज़ होनी चाहिए जिसमें से हम किसी चीज़ को अलग कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डिसएम्बॉडी करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिटैच, सेपरेट या फिर रिमूव। डिटैच का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट का भी मतलब होता है अलग करना, रिमूव का मतलब होता है निकाल देना, तो उसे हम कहते हैं रिमूव। एंटोनिम इसका होता है एम्बडी, यूनाइट या फिर कंबाइन। दोस्तों अभी तो हमने पढ़ा डिसएम्बडी। डिसएम्बडी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को निकालना। एम्बडी का मतलब क्या होगा, फिर एम्बडी का मतलब होता है किसी चीज को डालना, किसी चीज का प्रवेश करवाना, तो उसे हम कहते हैं एम्बडी। यूनाइट का मतलब आपको पता है जोड़ना, किसी चीज को साथ में लाना। कंबाइन का भी सेम मतलब है, कंबाइन का भी मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज को यूनाइट करना, किसी चीज को साथ में लाना, तो उसे हम कहते हैं एम्बडी, यूनाइट या फिर कंबाइन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्टोरी सेज द स्पिरिट वॉज डिसम्बॉडीड फ्रॉम द बॉडी। यानी कि वो स्टोरी यानी कि उस कहानी में ऐसा बताया गया था कि जो स्पिरिट है यानी कि जो बुरी शक्ति है या फिर जो आत्मा है या फिर जो हमारी सोल है, स्पिरिट का क्या मतलब होता है, एक प्रकार की शक्ति हम जिसे कह सकते हैं स्पिरिट, यानी कि उसे जो है वो उस बॉडी से निकाल लिया गया, यानी कि उसे अलग कर दिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसम्बडी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारे अलग अलग सेंटेंसेस में यूज हो सकता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डायस्पेप्टिक। दोस्तों डायस्पेप्टिक का मतलब होता है अपच से पीड़ित, यानी कि बैड डाइजेशन या फिर चिड़चिड़ा। यानी कि ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड है हमारा वो दो कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई जो है वो ऐसा व्यक्ति है जो अपच से पीड़ित है, यानी कि जो मतलब कि बैड डाइजेशन से मतलब कि ग्रसित है, पीड़ित है, तो उसके लिए हम जो है वो डायस्पेप्टिक यूज कर सकते हैं। या फिर अगर कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा है यानी कि चिड़चिड़ा हो रहा है, तो उसके लिए भी आप जो है वो डायस्पेप्टिक का यूज कर सकते हो। या फिर अगर कोई व्यक्ति अपच से पीड़ित होने की वजह से चिड़चिड़ा है, उसका मूड खराब है, बैड डाइजेशन की वजह से वो चिड़चिड़ा हो रहा है, तो उसके लिए भी आप जो है वो डायस्पेप्टिक का यूज कर सकते हो। यानी कि ये जो है वो दो तीन कॉन्टेक्स्ट है जहां पर जो है वो आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इरिटेबल, ग्लूमी या फिर मोरॉस। दोस्तों यहाँ पर जो है वो बेसिकली चिड़चिड़ा इस वर्ड से संबंधित यानी कि इस वर्ड से रिलेटेड हमारे सारे यानी कि सिनोनिम्स आए हैं। जैसे कि इरिटेबल है यानी कि चिड़चिड़ा होना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस करना। ग्लूमी है यानी कि बहुत ज़्यादा उदास, निराश, हताश महसूस करना। मोरॉस का भी सेम मतलब होता है कि मोरॉस का वैसे तो मतलब होता है एक प्रकार से शोक, शोक जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा विलाप होना किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा मतलब कि दुख होना। तो ये सारे जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड्स है जो दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति मतलब कि चिड़चिड़ा है, उदास है, परेशान है। इस तरीके से ये सारे वर्ड जो है वो हमें शो करते हैं। वहीं अगर एंटोनिम देखे जाए तो एंटोनिम इसका है चीयरफुल, प्लेजेंट या फिर हैप्पी। चीयरफुल, प्लेजेंट या फिर हैप्पी का आप सभी को मतलब पता होगा कि बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा होना। अच्छा होना यानी कि बेसिकली मूड अच्छा होना, मूड यानी कि खुश होना, बिल्कुल, बिल्कुल हैप्पी होना, तो उससे हम कहते हैं चीयरफुल, प्लेजेंट या फिर हैप्पी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आफ्टर ईटिंग टू मच ही फेल्ट डिस्पेप्टिक। यानी कि बहुत ज़्यादा खाने के बाद जो है वो उसे मतलब कि थोड़ा मतलब कि बैड डाइजेशन फील हुआ, यानी कि अपच से वो मतलब कि थोड़ा सा ग्रसित हो गया और उसी वजह से उसे क्या हुआ कि चिड़चिड़ापन भी महसूस हुआ। यानी कि आप यहाँ पर जो है वो कौन सा भी मीनिंग ले सकते हो कि उसे जो है वो मतलब कि बैड डाइजेशन की वजह से चिड़चिड़ापन महसूस हुआ, या फिर बैड डाइजेशन था इसीलिए वो चिड़चिड़ा हो गया, या फिर डिस्पेप्टिक यानी कि आप मतलब कि बहुत ज़्यादा खाने के बाद उसे अपच हो गई। तो इस तरीके से आप भी जो है वो इस तीनों मतलब कि सॉरी इस एग्जाम्पल का तीनों कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो। दोस्तों देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे वर्ड की और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है गजलर।
दोस्तों गज़लर का मतलब होता है पेटू यानी कि बहुत खाने पीने वाला व्यक्ति या फिर जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब कि खाने पीने का शौकीन होता है। जिसे खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, उसे बहुत ज़्यादा मतलब कि अलग-अलग वैराइटीज़ का खाना चाहिए होता है, हमेशा वो खाने के बारे में सोचता है, फूडी जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम जो है वो गज़लर कहते हैं। बेसिकली जो गज़लर वर्ड है वो कभी-कभार इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है वो मतलब कि खाने की जो मतलब कि एक फ़ील्ड है, यानी कि खाने की फ़ील्ड यानी कि वो वहाँ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है हर चीज़ में। उसे टेस्ट बहुत ज़्यादा समझ आते हैं, उसे कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब कि समझ आ जाता है झट से कि इस चीज़ में क्या कमी है या फिर क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए। तो ऐसा जो पारखी व्यक्ति होता है खाने के मतलब कि मामले में, जो ऐसे पारखी सेंस वाला जो व्यक्ति होता है खाने के मामले में या फिर जो मतलब कि पेटू होता है, जो बहुत ही खाने-पीने का शौकीन होता है, ऐसे व्यक्ति को हम गज़लर कह सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ग्लूटेन, ड्रिंकर या फिर गॉबलर। दोस्तों ग्लूटेन का मतलब आपको पता होना चाहिए। ग्लूटेन का मतलब अभी जो मैंने जितनी भी बातें आपको गज़लर में समझाई है, वो सेम बातें ग्लूटेन में होती है। यानी कि जो खाने का पारखी व्यक्ति है, खाने का शौकीन है, जिसे बहुत ज़्यादा खाना पसंद है, फूडी है, तो ऐसे व्यक्ति को हम ग्लूटेन कहते हैं। वही जो ड्रिंकर है, ड्रिंकर का यहाँ पर वैसे तो मतलब कि जैसे कि मैंने बताया बहुत ही खाने-पीने का शौकीन, तो उस पीने के सेंस से यहाँ पर ड्रिंकर शायद यहाँ पर वर्ड लिया गया है, तो उसे हम कहेंगे ड्रिंकर यानी कि बहुत ज़्यादा पीने का शौकीन बेसिकली। और जो गॉबलर है, गॉबलर का मतलब होता है कि बेसिकली जो गटक जाना बिल्कुल मतलब कि जल्दी-जल्दी हड़बड़ी में खाना। यानी कि बेसिकली इसे भी हम जो है वो पेटू ही मतलब कि एक तरीके से जो फूडी हम जैसे कह सकते हैं, वही हम उसे कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो ग्लूटेन, ड्रिंकर और गॉबलर इन तीनों का मतलब होता है, यानी कि ये तीनों चीज़ें रिप्रेज़ेंट करती है कि कोई चीज़ यानी कि कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, व्यक्ति जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन है। एंटोनिम इसका होता है मॉडरेट ईटर या फिर एब्स्टेनर। मॉडरेट ईटर का मतलब होता है जो सामान्य लोगों जितना खाता है, जिसे मतलब कि खाने का इतना भी ज़्यादा शौक भी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो कम खाएगा, मॉडरेट खाता है। बिल्कुल मतलब कि सामान्य जो ह ना आरा ना जो नॉर्मल लोग खाते हैं उस तरीके से, मतलब कि उतनी क्वांटिटी में। वही जो एब्स्ट्रेनर है, एब्स्ट्रेनर का मतलब होता है जो संयमी व्यक्ति होता है, यानी कि जो हर चीज़ पर कंट्रोल करता है। करना मतलब कि परहेज़ करना किसी चीज़ का, मतलब कि कोई चीज़ परहेज़ करना, किसी चीज़ को टालना, अवॉइड करना, एब्स्टेन करना उस चीज़ से, तो उसे हम कहते हैं एब्स्टेनर। जो हर चीज़ को टालने की कोशिश करता है, तो उसे हम एब्स्टेनर कहते हैं। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही इज़ अ पिज़्ज़ा गज़लर। यानी कि उसे जो है वो पिज़्ज़ा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि वो पिज़्ज़ा का बहुत ज़्यादा शौकीन है। यानी कि उसे जो है वो क्या है, पिज़्ज़ा यानी कि खाना यानी कि बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से आप जो है वो गज़लर इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ करके इसे अच्छे से समझ पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहां से भी आप जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ कि हमारा जो कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर एक पिन कमेंट है, वहाँ पर भी आप जो है वो मतलब कि टेलीग्राम चैनल की लिंक देख सकते हैं। वहाँ से भी आप जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।